हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके 10th क्लास का हिंदी किताब गोधली भाग 2 का 5वां लेसन नागरी लिपि, जो कि एक निबंध है। और इस निबंध के निबंधकार हैं हमारे गुणाकर मूले जी। ओके, गुणाकर मूले जी ने इस पाठ को लिखा है नागरी लिपि। आइए, पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग पूरा का पूरा पाठ लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। आपकी किताब में जो दिया है ना, पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। पाठ को शुरू करने से पहले ना एक शॉर्ट समरी जान लेते हैं, मैंने पाठ के बारे में जान लेते हैं कि इस पाठ में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए बाबू, ये पाठ आखिरकार ये लिखा क्यों गया है, मैंने लेखक के मन में क्या ऐसा विचार आया कि उन्होंने इस पाठ को लिख दिया नागरी लिपि के बारे में। देखिए, जनरली लोग क्या होता है कि जैसे ही कोई नया चीज आता है ना, तो लोग पुरानी चीजों को छोड़ देते हैं। आप लोग देखे होंगे, आप लोग अनुभव किए होंगे, जैसे ही कुछ भी नया मिला तो पुराना, चाहे कितना हो भी पुराना हो, कितना हो भी समय के लिए आपका साथ दिया हो, वो पुराने चीज को छोड़ देते हैं और नए चीज के साथ लग जाते हैं ना। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि जो लोग अंधे होते हैं या फिर जो लोग लंगड़े होते हैं, वो देखिएगा कि वो किसी ना किसी लाठी के सहारे चलते हैं, लाठी या लकड़ी के सहारे चलते हैं। अगर बाई द वे उनका आंख या पैर ठीक हो जाता है तो सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? सबसे पहले उस लकड़ी, उस लाठी को फेंकते हैं जिसकी सहायता से वो चल रहे थे। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, आपके दिमाग में ये बात चल रहा होगा। ये जो हम लोग नागरी लिपि बाबू पढ़ने जा रहे हैं ना, हम लोग जितनी भी भाषाएं बोलते हैं, हिंदी बोले, चलिए हम लोग भोजपुरी में बात करते हैं, बिहार में है भोजपुरी में बात करते हैं, हिंदी भाषा लिखते हैं, ये सब का सब भाषा जो भी बोलते हैं लिखते हैं, इसका जड़ क्या है? इनफैक्ट संस्कृत भाषा, इसका जड़ क्या है? कभी सोचे हैं आप कि आखिरकार जो हम लोग क लिखते हैं, जैसे हम लोग क लिखते हैं ना, क ख ग घ अंग, जो भी वर्ण लिखते हैं, जैसे हम लोग ये वाला मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ये वाला जो क लिखते हैं, आखिरकार को हम लोग ऐसे क्यों लिखते हैं? किसने बता दिया कि बाबू आप ऐसे ही क लिखेंगे, ये क कहलाएगा, ये ख कहलाएगा? इसका जड़ क्या है? ये कहां से आया, कैसे आया? तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं, आपको हर एक चीज लाइन बाय लाइन समझ में आ जाएगी। नागरी लिपि का पूरा इतिहास इसमें लिखा गया है, कहां से आया, कैसे आया, इनफैक्ट इसका नाम नागरी लिपि क्यों रखा गया, हर एक चीज आपको लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा बाबू सबका सब समझ में आने वाला है। बस ध्यान से आप देखते जाइए, एक एक चीज समझते जाइए। ओके, और लाइन बाय लाइन पढ़ने के बहुत सारे फायदे आपको पता है ना। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आप कर सकते हैं, और पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आंसर आता है, लघु उत्तर या फिर दीर्घ उत्तर, वो भी आप आसानी से क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। कट गया, कोई बात नहीं, चलिए फिर से ओपन कर लेते हैं। काहे टाइम ले रहे हैं जी आप? चलिए, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी पाठ जब शुरू होता है तो सबसे पहले जो भी लेखक होते हैं, कवि होते हैं या फिर निबंधकार जो भी होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा उनका परिचय दिया जाता है। तो चलिए पहले गुणाकर मूले जी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद से पूरा का पूरा पाठ हम लोग खत्म करते हैं। ओके, आइए शुरू करते हैं। तो गुणाकर मूले जी के बारे में देखिए, वो कुछ लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ। कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ। 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, गुणाकर मूले जी का जन्म हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई, यानी अपने गांव में ही उन्होंने शुरुआती की पढ़ाई किए थे। शिक्षा की भाषा मराठी थी, यानी कि जब पढ़ते थे वो लोग वो मराठी भाषा में पढ़ते थे, गुणाकर मूले जी। उन्होंने मिडिल स्तर तक मराठी पढ़ाई की और मराठी की शिक्षा भी दी है, ये यानी शिक्षक भी रह चुके हैं। आगे देखिएगा, फिर वे वर्धा चले गए और वहां उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की, साथ ही अंग्रेजी व हिंदी का अध्ययन किया। फिर इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की, यानी कि मैथमेटिक्स से, गणित विषय से इन्होंने आगे पूरा एमए तक की पढ़ाई की। सन 2009 में मूले जी का निधन हो गया, अर्थात 2009 में इनकी मृत्यु हो गई। 1935 में जन्म हुआ और 2009 में इनकी मृत्यु होगी, याद रखिएगा, हो गई। चलिए आगे क्या लिखा है, ध्यान दीजिए। लिखा है, गुणाकर मूले के अध्ययन एवं कार्य का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है, यानी कि जितने भी पढ़ाई किए हैं या फिर लिखे हैं, इसका क्षेत्र और कार्य क्षेत्र जो भी काम किए हैं बड़ा ही व्यापक है। देखिए, उन्होंने गणित,
खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान। खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान जानते हैं आप लोग, जो पृथ्वी और वातावरण को छोड़कर बाकी अंतरिक्ष हो गया, सूर्य हो गए, ग्रह हो गए, तारे हो गए, उनके बारे में जो लोग चर्चा करते हैं, लिखते हैं। विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पूरा लिपि शास्त्र। पूरा लिपि शास्त्र का मतलब होता है जो पुरानी पुरानी लिपियों के बारे में लिखते हैं, जो जिसमें पुरानी पुरानी लिपियां होती हैं, पूरा लिपि शास्त्र। और प्राचीन भारत का इतिहास व संस्कृति जैसे विषयों पर खूब लिखा है, इन्होंने खूब लिखा है। आगे देखिए, पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्हीं विषयों से संबंधित उनके 2500 से अधिक लेखों तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। बाप रे बाप, 2500 से अधिक लेख ये लिख चुके हैं तथा 30 पुस्तकों का इनका प्रकाशन हो चुका है। यानी कि प्रकाशन का मतलब होता है पब्लिश हो गया, यानी कि लोगों के बीच आ गया है। आगे देखिएगा, उनकी प्रमुख कृतियों के नाम है, यानी कि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, देख लीजिए, एग्जाम में आपको पूछता है ऑब्जेक्टिव में। अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मेंडलीव, महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि। ये सभी इनकी रचनाएं हैं, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ध्यान में रहेगा। आगे देखिएगा, गुणाकर मूले की एक पुस्तक है अक्षर कथा। इनकी एक पुस्तक है अक्षर कथा। इस पुस्तक में उन्होंने संसार की प्रायः सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। अर्थात अक्षर कथा एक पुस्तक है इनकी जिसमें संसार में जितनी भी लिपियां हैं ना, लिपि, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। आगे देखिए, अब जो हम लोग निबंध पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में अंतिम पैराग्राफ में लिखते हैं। प्रत्येक पाठ में जो पाठ पढ़ना होता है ना, अंतिम पैराग्राफ में उस पाठ से रिलेटेड कुछ बातें होती हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत निबंध, यानी हम जो पढ़ने जा रहे हैं नागरी लिपि निबंध है। गुणाकर मूले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी, यहाँ पे था ना भारतीय लिपियों की कहानी, सुनिएगा, से लिया गया, यानी कि नागरी लिपि कहाँ से लिया गया है, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इसमें हिंदी की अपनी लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है। यानी कहने का मतलब जो हिंदी हम लोग भाषा बोलते हैं, लिखते हैं, वो किस लिपि की है, देवनागरी लिपि की है। उसका जो ऐतिहासिक विकास रहा है, किस तरह से विकसित हुआ है, इसका नाम कैसे रखा गया है, इन सभी चीजों के बारे में इसमें बताया गया है, इसमें लिखा गया है। यहाँ हमारी लिपि की प्राचीनता, व्यापकता और शाखा विस्तार का प्रवाह पूर्ण शैली में प्रामाणिक आख्यान प्रस्तुत किया गया है, यानी कि बताया गया है। तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचते हुए लेखक ने निबंध को बोझिल नहीं होने दिया है। अर्थात निबंध को आसान लिखा है, पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, सब समझ में आएगा। आगे देखिए, तथा सादगी और सहजता के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारियां देते हुए लिपि के बारे में हमारे भीतर आगे की जिज्ञासाएं जगाने की कोशिश की है। मैंने बोला था कि जैसे ही नई चीज आती है तब तक लोग पुरानी चीजों को भूल जाते हैं। हम लोग भी लिपियां भूल गए, जड़ भूल गए। हम लोग केवल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं। ये आया कहाँ से, इसके बारे में कोई नहीं जान रहा है। बस वही चीज आज हम लोग जानने वाले हैं, और हमारे अंदर ये भी जिज्ञासा होगी कि आगे भी और जाने, माने पाठ को पढ़ने के बाद, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। आइए, नागरी लिपि देखिएगा ध्यान से। जिस लिपि में यह लेख छपा है, यानी कि ये जो लेख देख रहे हैं आप लोग, पूरा पठावा, पूरा किताबावा, जिस लेख में छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। करीब 2 सदी पहले, यानी कि लगभग 200 साल पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने। टाइप कहने का मतलब जो हम अक्षर लिखते हैं ना, क, ख, ग, घ लिखते हैं ना, ये टाइप हो, यानी कि अक्षर वर्ण यानी टाइप बने, और इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई, और आज तक वही टाइप चल रहा है जो टाइप हम लोग पढ़ते हैं। देख रहे हैं ना टाइप। आगे देखिएगा, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां। हिंदी भाषा है, सभी को पता है, बोलियां भी होती हैं बाबू। जैसे अब बोलियां क्या होती है समझ लीजिए, हिंदी भाषा है, हम लोग हिंदी भाषा में पढ़ाई करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन घर जाते हैं तो क्या हिंदी में बतियाते हैं, नहीं ना, भोजपुरी में बात करते हैं। ये भोजपुरी जो है भाषा, ये बोली है। ये क्या है सर, हिंदी का ही एक तरह से मान लीजिए रूप हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपको हिंदी में कुछ लिखना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, ऐसे लिखेंगे ना। मान लो भोजपुरी में बोले भाई तू कहाँ जाता, का हाल बा,
तो वही ना अक्षर में लिखेंगे जिस तरह से हिंदी में लिखते हैं, आए का हाल बा, आए ऐसे नहीं लिखेंगे, एक्चुअली बा ऐसे करते हैं, जो भी है। चलिए, तो क्या लिखा है, वो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली, जिसको खसकुरा भी बोला जाता है, भाषा है, वह नेवारी भाषाएं भी इसी लिपि में लिखी जाती है। इसी लिपि यानी कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देख लीजिए किस तरह से ये नागरी लिपि का विस्तार बताते जा रहे हैं। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। इनफैक्ट मराठी भाषा जो है ना, उसकी भी लिपि देवनागरी ही है। मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त ये वाला अक्षर देख रहे हैं बाबू, ये वाला अक्षर दिखाई दे रहा है ना, इसको अपने हिंदी भाषा में लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ। याद रखिएगा, ये क्या है? लॉ है। ओके, ये वाला अक्षर है, यानी कि एक वो अतिरिक्त अक्षर जोड़ दिया गया है जो ऐसे लिखा जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? लॉ होता है, लॉ। चलिए, हमने देखा है कि प्राचीन काल में संस्कृत व प्राकृत भाषाओं में यह ध्वनि थी और इसके लिए अनेक अभिलेखों में अक्षर मिलता है। ये जो ध्वनि आप देख रहे हैं, ये मैंने बोला लॉ की ध्वनि, ये लॉ है। ये अनेक अभिलेखों में यह अक्षर देखने को मिलता है। कब? प्राचीन काल में, जब संस्कृत व प्राकृत भाषाओं में यह ध्वनि थी। देखिए, संस्कृत भाषा है, सभी को पता है। अब ये प्राकृत भाषा क्या है? देखिए, प्राकृत भी एक प्रकार की भाषा ही है। इस तरह हिंदी भाषा है, वो भी हिंदी भाषा का एक रूप है प्राकृत भाषा, जो कि कब बोला जाता था पता है? ये माने बहुत कई सदियों पहले, जब गुप्त काल था ना, चंद्रगुप्त का काल, लगभग दूसरी तीसरी सदी, यानी कि लगभग 300-400 सदी शायद चल रहा होगा, मे भी शायद, तब की भाषा है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा में ये लोग उपदेश दिया करते थे। जो भी है, आगे देखते हैं। मतलब ये भी एक भाषा का ही रूप है, आप लोग इतना समझिएगा। अगला पैराग्राफ है, देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में जहां भी संस्कृत प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, वे प्रायः देवनागरी लिपि में ही छपती हैं। जी हाँ, जो भी पुस्तकें छपती हैं, संस्कृत प्राकृत की पुस्तकें जो भाषाएं में छपती है ना, उनका भी लिपि, उनका भी टाइप क्या है? सब का सब देवनागरी लिपि में ही छपती है। वैसे विदेशों के कुछ पंडित और उनका अनुकरण करते हुए कुछ भारतीय पंडित, यानी कि विदेश के कुछ पंडित लिखते हैं, जो भी है, और उनका अनुकरण, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, याद रखिए। उनका नकल करते हुए कुछ भारतीय पंडित भी ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़ते हुए, माने एकदम ऊपर खाली लिख देबो तो कॉपीराइट हो जाए, माने चीटिंग हो जाए, तो कुछ चिन्ह जोड़ते हुए रोमन अक्षरों में भी संस्कृत प्राकृत के उदाहरण एवं ग्रंथ छपवाते हैं। और संस्कृत प्राकृत के उदाहरण एवं ग्रंथ छपवाते हैं, इसका मतलब किस लिपि में छपता होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं देवनागरी लिपि में ही छपता होगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर स्पष्ट लिख दिया गया है कि संस्कृत प्राकृत के पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, वे प्रायः देवनागरी लिपि में ही छपती है। आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ है, गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है। इनफैक्ट जो गुजराती भाषा है ना, उसमें जो गुजराती में जो कुछ भी लिखा जाता है, वो भी देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है, यानी कि एक तरह से मान सकते हैं कि देवनागरी लिपि ही है। बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है, अर्थात कहीं ना कहीं बंगला लिपि जो है ना, जो बंगला भाषा है, वो भी कहीं ना कहीं देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही आती है। यानी कि उसमें भी जो टाइप है ना, वो भी देवनागरी लिपि की तरह ही है। उसलिए यहाँ पे एक बात लिखा गया है कि जो बंगला लिपि है, वो भले देवनागरी लिपि की पुत्री तो नहीं, लेकिन बहन अवश्य है। आगे देखिएगा, हाँ, दक्षिण भारत की लिपियां वर्तमान नागरिक से काफी भिन्न दिखाई देती है। दक्षिण भारत, साउथ इंडस्ट्री, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ये सब भाषा सुनते हैं ना। हाँ, आगे देखिएगा, लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए, हमें सदैव याद रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये लिपियां, तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ भी नागरिक की तरह प्राचीन ब्राह्मी से ही विकसित हुई है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ये ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी भी लिपि है जो सबसे प्राचीन लिपि है। सबसे पुरानी अगर कोई लिपि है ना बाबू, तो वो ब्राह्मी लिपि है। और ब्राह्मी लिपि से निकल कर आई है देवनागरी लिपि, और देवनागरी लिपि से निकल कर आए हैं ये अनेकों भाषाएं। हम लोग जो बोल रहे हैं ना, हिंदी, भोजपुरी, इनफैक्ट तमिल, मलयालम, अलग अलग भाषाएं, सब ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी के बाद देवनागरी, देवनागरी के बाद देखिए हम सभी इतनी भाषा, ये ऐसे ऐसे बढ़ जा रहा है। समझते चलिए। तो यहाँ पे लिखा है सर, लेकिन हमें सदैव याद रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी जो दिखाई देता है ना, अलग, एकदम एकदम अलग ही दिखाई देता है। भाई ये भाषा गजब है,
सुनिएगा, तमिल, मलयालम और तेलुगु कन्नड़, जो हमें ये याद रखना कि जो लिपियां हैं ये नागरी की प्राचीन ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है। यानी कि ब्राह्मी लिपि यानी कहीं ना कहीं ये भी एक नागरी लिपि का ही रूप है। कौन? तमिल, मलयालम और तेलुगु और कन्नड़। और भी भाषाएं हैं जो दक्षिण के साइड में बोले थे, दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडस्ट्री समझ सकते हैं, इतने ढेर समझ में इतना के। आगे देखिएगा, आगे लिखा है, अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। पोथिया का मतलब होता है छोटी छोटी किताबें। मनोहर पोथी तो लोग बचपन में पढ़ लो, बोलो मनोहर पोथी पढ़े है ना। मनोहर पोथी के लेखक कौन है? बताइए तो कौन है? मनोहर पोथी महात्मा गांधी लिखते थे। कौन लिखते थे? महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी इसके लेखक है, मैंने मनोहर पोथी के लेखक है, इसके लेखक नहीं है। यानी कहने का मतलब है कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में जो पोथियां यानी जो छोटी छोटी किताबें लिखने के लिए, उसमें माने जो किताब लिखी जाती थी ना, उसमें नागरी लिपि का व्यवहार होता था, प्रयोग होता था। दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। नागरी लिपि के जो सबसे शुरुआती लेख है ना, वो हमें कहाँ से मिले हैं? दक्षिण भारत से ही मिले हैं, यानी कि साउथ से ही मिले हैं। आगे देखिएगा, दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी। यानी दक्षिणी भारत से जो लिपि मिली है, जो लेख मिले हैं ना, वो जो लिपि है उसे नंदी नागरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंदी नागरी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे, कोंकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में ही हैं। यानी कि जो शासक है, देखिए, कोंकण के शिलाहार शासक है, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख जो मिले हैं वो नंदी नागरी लिपि में ही है। अर्थात देखिए कितनी प्राचीन है, कितनी प्राचीन, शासकों के जमाने से ये नागरी लिपि चलती आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, देखते रहिए। आगे लिखा है, पहले पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। यानी याद रखिएगा, सबसे पहले जो नंदी नागरी नाम दिया गया था ना लिपि को, वो विजयनगर के राजाओं के लेख, यानी कि विजयनगर के राजाओं में जो लेख छपते थे, लिखा जाता था, जो भी चीजें किसी बर्तन पे लिखा गया हो, किसी दीवार पे लिखा गया हो, किसी कपड़ा पे लिखा गया हो, किसी भी चीज पे लिखा गया हो, एक लेख की तरह, लेख यानी कुछ बातें, वो किस, तो नंदी नागरी नाम दिया गया। कहाँ के राजा? तो विजयनगर के राजाओं के लेख की लिपि को। आगे देखिए, अगला पैराग्राफ है, दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात बता रहे हैं, यानी कि दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम, तेलुगु कन्नड़ लिपियों का एक लिपि की तरह इनका स्वतंत्र विकास हो रहा था। यानी ये आगे बढ़ रहे थे। फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया। ये अपना लिपि बना रहे थे, ये अलग अलग नहीं, मतलब ये अपना विकास हो रहा था। लेकिन वहां के जो शासक हुआ करते थे उन्होंने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया। देखिए, राजराज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं, इनको चोल राजा बुलाया जाता है, याद रखिएगा। चोल राजाओं 11वीं सदी, 11वीं सदी का मतलब कब से कब तक पता है? सदी पहचानने आता है ना, कब से कब तक? 11वीं बोला है ना बाबू, तो ईगो कम करता, 11 से कम का होला 10, यानी 1000 से लेकर के 1099 यानी 1000 से लेकर 1099 तक के साल के 11वीं सदी पहले। 5वीं सदी माने एगो कम कर दो, 400 से लेके 499 तक, वो 5वीं सदी है। अभी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है। क्यों 21वीं सदी चल रही है? एगो कम करो तरह बुझा जी, क्योंकि 20वीं यानी 2000 से यानी कि 2000 से लेकर के 2099 तक 21वीं सदी चलेगी। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। यानी कि चोल राजाओं यानी 11वीं सदी की बात बता रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं 1000 की बात है, 1000 से 1099 की बात है, 1000 यानी 1099 का पहले जरा सोचिए कितने साल पहले के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। यानी ये जो राजराज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं के जो सिक्के थे ना 11वीं सदी में, 1000 के बाद, सुनिएगा ध्यान से, उस समय ये नागरी लिपि देखने को मिला था, नागरी अक्षर देखने को मिला था। अब 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर, अब 12वीं सदी का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता चल गया ना, ईगो कम कर दो, 1100 से लेकर के 1199 तक। ओके, ध्यान दीजिएगा। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य, सुनिएगा, वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में ही, यानी कि जो ये शब्द देख रहे हैं ना, वीर केरलस्य, यही चीज इनके सिक्के पर लिखा था, वीर केरलस्य, ठीक है, जैसे शब्द नागरी लिपि में ही अंकित है, यानी कि लिखा गया था।
आगे लिखा है सुदूर दक्षिण से प्राप्त, सुदूर का मतलब होता है बहुत दूर का, यानी बहुत दूर, यानी बहुत दूर कहीं दक्षिण से प्राप्त वर गुण का पलियम ताम्रपत्र। पलियम ताम्रपत्र का मतलब होता है, ताम्र का मतलब होता है वो तांबा का कोनो बर्तन, ताम्रपत्र तांबा के कोनो बर्तन, सुनिएगा ध्यान से, बर्तन। 9वीं सदी, अब ये 9वीं सदी कब से कब तक, ध्यान देते चलिए कितना पुराना है, देखते चलिए, यानी 800 से लेकर के 899 तक, आगे देखिएगा। 9वीं सदी नागरी लिपि में है, यानी कि 9वीं सदी में देख लीजिए जो पलियम ताम्रपत्र था, यानी जो बर्तन था तांबा के, उस पर जो बात लिखी गई थी ना, उस पर जो अंकित वर्ण थे, लेख थे, वो किस लिपि में थे, नागरी लिपि में थे। आगे देखिए, इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। श्रीलंका के देखिए पराक्रम बाहु, विजय बाहु 12वीं सदी आदि, यानी कि देखिए 12वीं सदी के बाद बता रहे हैं, यानी पराक्रम बाहु, विजय बाहु 12वीं सदी में आदि शासकों के सिक्कों पर भी नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। देखिए इनके कहने का तात्पर्य क्यों ये सब बातें बता रहे हैं कि हम लोग जो आज हिंदी भाषा बोल रहे हैं, इसका जो प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जरा देखिए कितनी पुरानी है, बाप रे बाप। हमने को हुक्म सकीना हो हम लोग को पता नहीं, जो भी है यहाँ देखिएगा, मैंने कितनी पुरानी, देखिए 9वीं सदी, अभी 8वीं सदी आएगा, देखते रहिए, अभी बहुत, अभी और पुराना जाएगा। आगे लिखा है दूसरी ओर, पता नहीं कि दादा बाबा वगैरह कहाँ होंगे, वगैरह होंगे ना, तब ना हम लोग हैं, कहीं ना कहीं होंगे, वो लोग का नाम नहीं है, कहीं वो लोग का नाम नहीं है, चलिए जो भी है ठीक है, आप लोग का नाम होगा, बहुत नाम होगा, याद रखिएगा, ठीक है, आप लोग बहुत आगे जाएंगे। आगे देखिएगा, हाँ तो फिर फिलहाल यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। दूसरी ओर उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए, अल्पकाल का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, इस्लामी शासन की नींव डालने वाले महमूद गजनवी, याद रखिएगा, इस्लामी शासन का नींव भारत में किसने डाला था, महमूद गजनवी 11वीं सदी के पूर्वार्ध। अभी पूर्वार्ध का मतलब क्या होता है, वो दो चीज होला, अभी तक तेजी में समझ लो, एगो पूर्वार्ध होला, एगो उत्तरार्ध होला। पूर्वार्ध का मतलब होता है पूर्व माने पहले, याद रखिए, पूर्व माने पहले, तो पूर्वार्ध का मतलब होता है शुरुआत के 50 साल, और उत्तरार्ध का मतलब होता है बाद के 50 साल, 50-50 100 साल, 100 साल में कितना सदी, एगो सदी, तो शुरुआत के 50 साल पूर्वार्ध, अब बाद के 50 साल उत्तरार्ध। बहुत तेज है, ध्यान दीजिएगा। तो वही कह रहा है 11वीं सदी के पूर्वार्ध, अर्थात कहने का मतलब 11वीं सदी का मतलब हुआ, ये वो कम कर दो 10 100, यानी कि सन 1000, अब पूर्वार्ध का मतलब हुआ लगभग 50 तक, यानी कि 1050 तक, यानी कि इसके बीच, ध्यान दीजिएगा। लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि के शब्द देखते हैं। टकसाल का मतलब क्या होता है, टकसाल में जिसमें एक प्रकार का नमूना होता है, जिसमें सिक्का उक्का बनाया जाता है, जैसे ईंट बनता है, तो लोग देखते हैं ईंट बनता है, तो देखते हैं एगो पीढ़ी टाइप का होता है, उसमें माटी से था दिया जाता है, तो ईंट का खूब बढ़िया आकार ले लेता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। उसी तरह से टकसाल का मतलब वही हुआ। चांदी के सिक्कों पर भी नागरी लिपि के शब्द देखते हैं, कब, महमूद गजनवी के समय, देखते रहिए। इन सिक्कों पर एक तरफ कूफी लिपि में कलमा अंकित है, तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है, क्या अंकित है, तो देखिएगा, अव्यक्त मेकम मुहम्मद अवतार निरपति महमूद। वाह, ये चीज नागरी लिपि में इनके सिक्कों पर अंकित है, क्या अंकित है, फिर से पढ़ना सुनिए। अव्यक्त मेकम मुहम्मद अवतार निरपति महमूद, ये सिक्के 1028 यानी कि 1028 ईस्वी में शुरू किए गए थे। मैंने बोला था ना, पूर्वार्ध का मतलब 50 के पहले और 100 के बाद, यानी 100 के बाद, सुनिएगा, यानी 1028 ईस्वी में शुरू किए गए थे। स्मरण रहे कि लगभग इसी समय के दक्षिण के चोड़ राजाओं के सिक्कों पर भी नागरी लिपि में लिखे गए शब्द देखने को मिले हैं। यहाँ पे लिखे स्मरण, यानी कि अब हमने तो सब पारवा पढ़नी है, क्या पढ़े थे कि जो दक्षिण के चोड़ राजा हुआ करते थे, यानी कि दक्षिण भारत के, उनके सिक्कों पर भी कौन सी भाषा मिलती थी, कौन सी लिपि मिलती थी, नागरी लिपि के ही अक्षर मिलते थे, यानी कि 10 यानी 11वीं सदी। अभी ऊपर लिखा था ना, ऊपर घसा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आगे लिखा है महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं। बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता, वाह, राम सीता की आकृति है, और नागरी लिपि में राम सिंह का मतलब होता है राम सीता,
शब्द अंकित है। वाह, याद रखिएगा, बादशाह अकबर, अकबर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अकबर ने एक ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम और सीता की तस्वीर हुआ करती थी और उन सिक्कों पर लिखा हुआ करता था राम सिंह, जो किस लिपि में था? नागरी लिपि में था, देवनागरी लिपि में था। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है बेटा, उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, मेवाड़ के गुहिल, सांभार अजमेर के चौहान, देखिए ये सभी राजवंश शासक है, समझिएगा, ये सभी राजवंश है। मेवाड़ के गुहिल, सांभार अजमेर के चौहान, कनौज के गढ़वाल, कठियावाड़, गुजरात के सोलंकी राजा, आबू के परमार, जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड के चंदेल तथा त्रिपुरा के कलचुरी शासकों के लेख नागरी लिपि में ही है। इन सभी के सभी शासकों के लेख नागरी लिपि में। याद रखिए, सभी लोग ये शासक, गुहिल, चौहान, गढ़वाल, गुजरात के सोलंकी, परमार, ये है चंदेल, त्रिपुरा के शासक कलचुरी, इन सभी के जो लेख है किसमें है? नागरी लिपि में ही देखने को मिलते हैं। उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। यानी अभी जो हम लोग जितना देख रहे थे, अलग अलग शासक आ रहे थे, अलग अलग समय दिया जा रहा था, 9वीं सदी, 11वीं सदी, 12वीं सदी, इन सभी सदियों में जो भी लेख प्राप्त हुए हैं, जो भी नमूना प्राप्त हुए हैं, जो भी देखे गए हैं कहीं भी, वहां पर हमें नागरी लिपि देखने को मिला है। इस प्रकार से देख रहे हैं ना कितना पुराना है नागरी लिपि, और हम लोग नागरी लिपि को भूल चुके हैं ना। बस उसका जो है हिंदी भाषा, उसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, भोजपुरी भाषा प्रयोग कर रहे हैं। आइए सर, देखिए, उपयुक्त जानकारी से स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की 8वीं 9वीं सदी कब से कब तक आप लोग देख लीजिएगा, यानी 700 से लेकर के 9वीं सदी का मतलब कब तक? लगभग 900 तक, समझिएगा ध्यान से, यानी 700 से लेकर के 900 तक सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। यह एक सार्वदेशिक लिपि थी, यानी कि सभी देश में प्रयोग की जाने वाली लिपि थी। नागरी लिपि पूरे देश में प्रयोग की जाने लगी थी। कब? 8वीं और 9वीं सदी में। वाह, आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि, गुप्त काल मैंने बोला था ना, चंद्रगुप्त के समय, यानी कि ब्राह्मी लिपि, सुनिएगा, गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटी ठोस तिकोन है, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती हैं और ये सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितने की अक्षरों की चौड़ाई होती है। यहाँ पे थोड़ा सा पहचान बताएं, समझिएगा ठीक से। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पे लिखे थे गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा गुप्त काल यानी ब्राह्मी लिपि के बाद एक सिद्धम लिपि आई थी कि अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें, इसका मतलब लकीरें मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़े होंगे आप लोग, ये होता है, समझिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ ब्राह्मी लिपि और नागरी लिपि में देखिए क्या होता है। क हम लोग जो लिखते हैं ना, क, ब्राह्मी लिपि में बाबू ऐसे लिखा जाता था, हम भी देखे हैं, ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मी लिपि में क ऐसे लिखा जाता था, देख रहे हैं ना लकीर किस तरह से। लेकिन हम लोग कैसे लिखते हैं, पहचान समझिएगा, क हम लोग ऐसे लिख लेते हैं और ऊपर खूब बढ़िया उतना ही चौड़ाई के रेखा मतलब लाइन खींचते हैं ना। तो देखिए किस तरह से, जितना दूर में ये क लिखा गया उतना दूर में एक लाइन है, लेकिन इसमें एकदम सीधा सीधा लाइन दिखाई गया। ये ब्राह्मी लिपि है, ये हमारी नागरी लिपि है। अब क भी कहाँ से निकल कर आई है, ये मत भूल जाइए, क यहीं से निकल कर आई है, ब्राह्मी लिपि से निकल कर आई है, यानी कि नागरी लिपि भी ब्राह्मी लिपि से ही निकल कर आई है। ओके, मैं एक बस आपको एग्जाम्पल दिए, देख लीजिएगा, ठीक है, ये आपको बताने के लिए कि किस तरह से इसकी पहचान है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, किधर गया? हाँ, यहाँ है। हाँ, कुछ लेखों के अक्षरों के सिरों पर अब भी कहीं कहीं त्रिकोण दिखाई देते हैं, कुछ अक्षरों के अभी भी, क्योंकि भाई वहीं से आया है, ब्राह्मी लिपि से नहीं आया है। असर पढ़िए जला कि ना बाबू, तनी से तनी असर खानदान को असर पढ़िए जला, वही है। तो ब्राह्मी लिपि से आई ये नागरी लिपि, सिद्धम लिपि, हरेक लिपि, तो कहीं ना कहीं उसके जैसे देखने को मिल जाता है। आगे देखिए, दूसरी स्पष्ट विशेषता यह है कि इस प्राचीन नागरी के अक्षर आधुनिक नागरी से मिलते जुलते हैं और इन्हें आसानी से थोड़े अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है। देखिए सर, जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे वैसे चीजों को भी लोग बदलते रहते हैं, चीजों को भी लोग, हर एक चीज को लोग बदल देते हैं जैसे जैसे समय बदलता है। उसी तरह से कहीं ना कहीं बहुत पहले नागरी ही लिपि थी तो कुछ अलग तरीके से लिखी जाती होगी, यानी कुछ तरीका अलग होगा। ठीक है, वही यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए
आधुनिक नागरी जो लिपि है ना, यानी अभी जो हम लोग लिख रहे हैं, नया नया जो नागरी लिपि हम लोग लिखते हैं, ये जो प्राचीन लिपि थी ना, यानी जो प्राचीन में हम लोग यानी बहुत पहले जैसे लिखते थे ना, दोनों काफी मिलते जुलते हैं और आसानी से प्राचीन लिपि को थोड़े अभ्यास यानी थोड़ा सा पढ़ने के बाद हम लोग समझ सकते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत से नागरी, नंदी नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। याद रखिएगा, यानी कि दक्षिणी भारत से नागरी लिपि के जो लेख हैं वो कब से मिलने लगते हैं? दक्षिणी भारत, साउथ इंडस्ट्री 8वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। 8वीं सदी मतलब 700 से लेकर के 799 तक। याद रखिएगा, बस एक घटा दिया मर्द, एकदम आसान है, सब समझिएगा। और उत्तर भारत से 9वीं सदी से, देखिए यानी कहने का मतलब शुरुआत कहां से देखने को मिला? दक्षिण भारत से। और 9वीं सदी से उत्तर भारत यानी कि हम लोग के क्षेत्र, बिहार क्षेत्र, सुनिएगा ध्यान से, उत्तर भारत से। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि अमुक निश्चित समय से ही नागरी लिपि की शुरुआत होती है। और देखिए यहाँ भी जो निबंधकार है उनको सस्पिशन है, एकदम कंफर्म, एकदम ठप्पा लगा के 100% हम नहीं कह सकते हैं कि 8वीं सदी से ये निकल कर आई है, 9वीं सदी से ये निकल कर आई है ना, बिल्कुल नहीं कह सकते। याद रखिएगा। आगे लिखे हैं कि नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं और पुरानी शैली के कुछ अक्षर नागरी लेखों में भी दिखाई देते हैं। पुरानी यानी बहुत पुरानी जो अक्षर कुछ लेखों में देखने को मिलता है वो नागरी लिपि के जैसे देखने को मिलता है। और नागरी लिपि में कुछ ऐसे अक्षर है जो प्राचीन समय में लिखी जाती थी ना, कुछ अक्षर से मिलते जुलते हैं। इस प्रकार से ये अमुक हम नहीं कह सकते, एकदम निश्चित समय नहीं बता सकते कि कब से नागरी लिपि आई है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें यह देखना है कि इस नई लिपि को नागरी, देवनागरी या नंदी नागरी क्यों कहते हैं? एगो नाम था, चैप्टर का नाम क्या है? नागरी लिपि। और उस समय से देखिए एक ही बात आ रहा था, कभी नागरी बोला जा रहा था, देवनागरी बोला जा रहा था, नंदी नागरी बोला जा रहा था। ये तीनों एक ही चीज है। ये नाम अलग अलग आ कहां से गया? इसका नाम नागरी लिपि या देवनागरी लिपि या नंदी नागरी क्यों कहा? आगे देखते हैं। लिखा बाबू, नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। अब मान लो 3 गो नाम लोग झगड़ा हो ना, ये नाम हुआ हो ना हो, ये हो, एकदम यही सही है, वो अलग गलत है। इसलिए कहा कि बड़ा मतभेद है विद्वानों में कि भाई ये कौन सा नाम कहाँ से आया, कौन सही, माने कौन सा पहले आया, कौन सही है, इसमें बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहल इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी लिपि पड़ा। समझिएगा? यानी कहने का मतलब है कि जो गुजरात के जो नागर ब्राह्मण थे ना, गुजरात के नागर ब्राह्मण पहल इस लिपि का इस्तेमाल किए थे, इसलिए इसका नाम नागरी लिपि पड़ा। अभी आगे देखते चलिए। इस मत को स्वीकार करने में अनेक अड़चने हैं। इस मत को स्वीकार करने में अनेक अड़चने हैं। क्यों? क्योंकि एक अन्य मत और है। एक अन्य मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देव नगरी है। बाकी जितने भी नगर है ना, केवल नगर है। जो काशी है महादेव नगरी है, देव की नगरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। स्पष्टतः यह एक संकुचित मत है, यानी कि संकोच करने वाला है कि शायद क्या ऐसा हो सकता है। जो भी है आगे देखते हैं। अलबेरूनी ने अपने ग्रंथ 1030 यानी कौन सी सदी बताइए तो, कौन सी सदी? जब हेंगा चल रही थी एगो बढ़ा दी, तो यानी 11वीं सदी में लिखा है कि मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है। मालवा एक जगह का नाम है बाबू, जो कि मध्य प्रदेश के साइड में पड़ता है। मैंने मध्य प्रदेश याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि 1000 यानी 1200 ईस्वी के आसपास नागर या नागरी नाम अस्तित्व में आ चुका था। यानी कि 1200 के आसपास ना जो नागरी नाम था ना, नागरी या नागर नाम, ये अस्तित्व में आ चुका था। यानी लोग जान चुके थे कि नागरी नाम कुछ है, नागर नाम कुछ है। आगे देखिएगा। दरअसल यह शब्द और भी कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका था। अभी इतना ही नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, ये और पहले आ चुका था। उसीलिए शुरू में बोल दिए कि बड़ा मत है, बड़ा अड़चने हैं। देखते चलिए। इतना निश्चित है कि यह नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है।
देखिए किसी चीज के नाम पर नाम पड़ जाता है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये तो एक निश्चित है, ऐसा कहा जा सकता है या फिर निश्चित है कि जो नागरी शब्द है ना किसी नगर, नगर माने कैसा नगर, बड़ा नगर, किसी बड़े नगर के नाम पर यह नागरी लिपि पड़ा होगा। आगे देखिएगा लिखा है बाबू, पादता डितकम, ठीक है, नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना, वाह अपना पटना, सारे जगह से अच्छा अपना बिहार। हाँ, देखिएगा पाटलिपुत्र पटना को नगर कहते थे। हाँ भाई जाहिर सी बात है, पटना को नगर कहा जाता है, महानगर कहा जाता है। ये हमारे भगवान बुद्ध भी कहे थे कि पटना महानगर होगा। संस्कृत का पाठ पढ़े लो, पाटलिपुत्रम वैभव, हाँ आपको उसमें पढ़ाया जाएगा, देखिएगा आगे देखिएगा। नगर थे। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखिए नागरी शब्द जो है ना, हो सकता है ये निश्चित है कि किसी ना किसी नगर नाम से आया होगा, और कैसा नगर, किसी नगर से आया होगा, बड़ा नगर, और पटना को महानगर कहा जाता है, बड़ा नगर कहा जाता है, तो हो सकता है कहीं यहाँ से ये नाम आया हो। आगे देखिए, अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। असंभव नहीं कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो। सबसे प्राचीन अगर कोई महानगर है तो अपना पटना है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। अब एक और रीजन दे रहे हैं, यहाँ देखिएगा ध्यान से। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना, और इनकी राजधानी ये लोग कहाँ रहते थे, मानी पटना में। गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा, स्पष्ट नहीं है, कहा जाता होगा, लेखक ने ऐसा लिखा है। आगे देखिएगा, देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया होगा, लेकिन यह सिर्फ एक मत हुआ, ये केवल एक मत हुआ, बस हम कह रहे हैं, फिक्स नहीं है। हम सब प्रमाण नहीं बता सकते कि यह देवनागरी नाम कैसे अस्तित्व में आया, ये सब मैंने एकदम प्रमाण एकदम निश्चित नहीं बता सकते हैं कि ये जो देवनागरी जो नाम है ये कैसे अस्तित्व में आया। ध्यान दीजिएगा। अब अगला पैराग्राफ लिखा है, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के, 14वीं 15वीं सदी का मतलब कब से कब तक, ये वो कम तक 1300 से लेकर के आई, जब 15वीं आ गई तब 14 से यानी कि 1500, ठीक है, 1300 से लेकर के 1500 के बीच सुनिएगा सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों के लिपि को नंदी नागरी कहा है। यानी कि जो विजयनगर के शासक है ना 14वीं 15वीं शताब्दी में, अपने लेखों को नंदी नागरी कहा है। विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में मिलते हैं। जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजाओं के शासन काल में ही पहल वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। यह वैदिक साहित्य निश्चय ही नागरी लिपि में लिखा गया होगा। निश्चय ही ये जो वैदिक साहित्य, क्योंकि देखिए वो लोग कह रहे हैं कि नंदी नागरी, वो लोग खुद कह रहे हैं कि विजयनगर का शासक अपने लेखों को, जो लिपि उसमें होती थी उसको नंदी नागरी कहते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जो लिपिबद्ध किया गया था यह वैदिक साहित्य निश्चय ही कहीं ना कहीं नागरी लिपि में लिखा गया होगा। विद्वानों का यह भी मत है कि वाकाटकों, सुनिएगा, वाकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदी नगर, आधुनिक नांदेड़, अभी नांदेड़ के नाम से जाना जाता है, सुनिएगा, की लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नागरी पड़ा होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि एक और मत है कि वाकाटकों और राष्ट्रकूट के समय महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदी नगर, आधुनिक में नांदेड़ जो पड़ता है, की लिपि होने के कारण, कि यहाँ के लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नागरी पड़ा होगा। यानी अलग अलग मत है, लोग अपना अपना विचार रखते हैं कि शायद ऐसे इसका नाम आया होगा, स्पष्ट कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमें नामकरण के इस झंझट में अधिक नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए लेखक जी कह रहे हैं कि ज्यादा झंझट पर ध्यान मत दो, यानी कि नहीं पढ़ना चाहिए। यह किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी, यह किसी क्यों खास, ये किसी की लिपि नहीं थी, क्योंकि ईसा की 8वीं 11वीं सदी में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी, अर्थात पूरे देश में प्रयोग की जाने वाली लिपि बन गई थी, बन चुकी थी। कौन लिपि? देवनागरी लिपि, नागरी लिपि या नंदी नागरी लिपि कहिए, यानी कि ये तीनों एक ही नाम है।
आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है देश भर से नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले हैं। पूरे देश, पूरा भारत घूम लीजिए, जो पुराने पुराने लेख मिलते हैं, पुराने पुराने, आप लोग राजगीर कुशीनगर गए होंगे ना घूमने के लिए कभी ना कभी, देखिए कहीं ना कहीं कुछ लिखे मिल जाते हैं। उसी तरह से पुराने पुराने जो लेख मिले हैं, कोई बर्तन मिला है, बर्तनों पर नाम लिखा ही रहेगा, लिखा है, कोई चीज, कोई कुछ मिलता है ना, सब पर जो लेख मिले हैं ना पूरे भारत में, सब नागरी लिपि में मिले हैं। इस नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। जी हाँ, जब नागरी लिपि का उदय हुआ, जब शुरुआत हुआ ना, तो उसी के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति का भी एक नया युग की शुरुआत हो गया। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है। अब भारत में इस्लाम आते हैं, सुनिएगा ध्यान से। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है और बाद में 13वीं सदी से, 13वीं सदी यानी कि सन 1200 के बाद, सुनिएगा, 13वीं सदी से इस्लामी शासकों का शासन आरंभ होता है। नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। भारतीय समाज एवं बहुत से संप्रदायों को एक नाम मिलता है, हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म। यानी कहने का मतलब जब इस्लाम आते हैं तो इस्लाम एक अलग धर्म हो गया, तो उस टाइम से पूरे हिंदुओं को एक अलग नाम मिल गया, हिंदू समाज या हिंदू धर्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती हैं। नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं, ये प्रादेशिक भाषाएं क्या है? तो प्रादेशिक भाषाएं कहने का मतलब मान लीजिए कि कोई गुजरात में रहते हैं तो गुजरात एक तरह का प्रदेश है, आए तो गुजराती भाषा हो गई। पंजाब में रहते हैं तो पंजाबी भाषा हो गई। अलग अलग राज्य में तो अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, तो ये प्रादेशिक भाषा है। सुनिएगा ध्यान से। जन्म लेती है 8वीं 9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। याद रखिएगा, 8वीं 9वीं सदी से आरंभिक हिंदी, जो हिंदी भाषा है, इसका साहित्य मिलने लग जाता है। हिंदी के आदि कवि सरहपाद, सुनिएगा, सरहपाद 8वीं सदी में, सुनिएगा, के दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है, हस्तलिपि मतलब जो हाथ से लिखा जाता है, हस्तलिपि मिली है, यानी किन्होंने लिखा था? आदि कवि सरहपाद के दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है, यानी कि जो हाथ से लिखे थे इन्होंने, सरहपाद ने, वह 10वीं 11वीं सदी की लिपि में, वह 10वीं 11वीं सदी के लिपि में लिखी गई है। तो अब आप बताइए 10वीं 11वीं सदी में कौन सी लिपि थी? 18 के बाद कौन के बारे में चर्चा होता है? किस चीज के बारे में चर्चा होता? नागरी लिपि। सुनिएगा ध्यान से। नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल की बहुत सारी हस्तलिपियां मिली हैं। नेपाल से भी, नेपाल एक अन्य देश है, सुनिएगा ध्यान से, और भारत के जैन भंडारों से भी, जैन धर्म होता है उसमें भंडारी, उनके भी जो लेख मिले हैं ना, वो बहुत सारी हस्तलिपियां मिली है। जो हाथ से लिखे गए लेख मिले हैं ना, सब के सब नागरी लिपि में मिले गए हैं। इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगला आदि जन्म ले रही थी। आर्य भाषा परिवार की, यानी कि आर्यों का जो समाज होता था ना, आर्य लोग आए थे, याद है आर्य लोग, हाँ, तो आर्य भाषा उनकी एक अलग भाषा थी। आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषा है, मराठी, बंगला आदि, यानी जिधर जिधर जाता था ना उधर की भाषा। चल आगे देखिए। इस समय से इन भाषाओं के लेख भी मिलने लग जाते हैं। इसी समय से इन भाषाओं के, यानी कि 11वीं 12वीं सदी से, सुनिएगा, इन भाषाओं के लेख मिलने लग जाते हैं। दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है। सुनिएगा, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, सबसे जो प्राचीन है वो कौन है? तमिल भाषा, यानी कि सबसे पुरानी भाषा है तमिल। आगे देखिएगा, अभी ऊपर आर्य परिवार की भाषा हम लोग देखे थे। आर्य परिवार की आधुनिक भाषाएं कौन कौन सी है? मराठी, बंगला आदि। और द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं कौन कौन सी है? तो तमिल भाषा में, मैंने जो तमिल वो सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी भाषा है। लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी समय से मिलने लगते हैं। इसी समय से माने कौन? वही 11वीं 12वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। इन भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्राह्मी लिपि का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरी लिपि का भी खूब व्यवहार था। दरअसल नागरी के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे के दक्षिण प्रदेश से ही मिलते हैं। यानी कि देखिए, दक्षिण भारत में है, विंध्य पर्वत के नीचे दक्षिण प्रदेश से ही मिलते हैं। वहां पर कोई लेख मिला होगा, यानी कि लेख जो है, जो शुरुआती लेख थे, वो भी नागरी लिपि में ही लिखे गए थे। आगे देखिएगा,
अनेक विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग का समानगढ़ समानगढ़ सुनिएगा, समानगढ़ दान पत्र 754 ईस्वी। 754 ईस्वी मतलब कौन सी सदी? एक बराबर एक बज का जी 8 यानी 8वीं ईस्वी है। दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी। ये राष्ट्रकूट शासक मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक। ये जो दंती दुर्ग थे ना राष्ट्रकूट, ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक के रहने वाले थे। और इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी। कर्नाटक में है तो कन्नड़ भाषा थी, परंतु ये खानदेशी विदर्भ में बस गए थे। दंती दुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम, कौन सा? प्रथम कृष्ण सुनिएगा, राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठा। इसी कृष्ण के शासन काल में एलोरा, एलोरा नामक गुफा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो गुफा नहीं है, दूसरा चीज है, ध्यान दीजिएगा, आया तो अभी मैंने बता दिया। सुनिएगा, इसी कृष्ण के शासन काल में एलोरा, प्राचीन एलापुर वेरूल, यानी कि प्राचीन एलापुर जो कि वेरूल में है, यानी वेरूल भी बोल सकते हैं, एलोरा जगह का नाम है। सुनिए, में अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर, यानी अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर बनाया गया था। यानी कि अनुपम कैलाश मंदिर है जो कि पहाड़ को काटकर बनाया गया था। ठीक है। कृष्ण के कुछ लेख भी मिले हैं, यानी कि जो प्रथम कृष्ण जो थे ना, किसके चाचा? तो दंती दुर्ग के चाचा थे। उनके जो लेख मिले हैं वो भी वहां से मिले हैं। 9वीं सदी में अमोघ वर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ। इसी अमोघ वर्ष ने राष्ट्रकूट की नई राजधानी मान्यखेट यानी कि मालखेड़, सुनिएगा, की नींव डाली। अमोघ वर्ष के शासन काल में ही जैन गणितज्ञ महावीराचार्य, सुनिएगा, महावीराचार्य 850 ईस्वी ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। ये याद रखिएगा बाबू, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि देखिए किधर के हाँ, गणित सार संग्रह की रचना किन्होंने की थी? याद रखिएगा, महावीराचार्य ने किया थे। अमोघ वर्ष के शासन काल में ये जैन गणितज्ञ थे महावीराचार्य, जिन्होंने गणित सार संग्रह की रचना की थी, जो कि 850 सन की बात है। याद रखिएगा, सन 850 की बात है। अगला लाइन है, ईसा की 8वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में शिलाहारों का राज्य स्थापित हो गया था। 11वीं सदी में इनकी एक शाखा का राज्य कोल्हापुर सतारा प्रदेश में भी स्थापित हो गया था। इन शिलाहारों के अनेक नागरी लेख मिले हैं। अर्थात कहने का मतलब जो अलग अलग लोगों के ये नाम बता रहे हैं ना, अलग अलग राजा, अलग अलग शासक का नाम बता रहे हैं ना, सबके जो लेख मिले हैं ना, सब के सब नागरी लिपि में ही मिले हैं। आगे देखिएगा, आगे लिखा है बाबू, 11वीं सदी से नागरी लिपि में प्राचीन मराठी, देखिएगा 11वीं सदी से नागरी लिपि में प्राचीन, प्राचीन का मतलब होता है बहुत पुरानी, यानी पुरानी मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। अक्षी कुलाबा जिला, यानी अक्षी जगह का नाम है कुलाबा जिला, से शिलाहार शासक केशीदेव, शिलाहार शासक, ये राजवंश का नाम है, याद रखिएगा, शिलाहार राजवंश यानी शासक के केशीदेव प्रथम का एक शिलालेख 1012 यानी कि 1012 ईस्वी मिला है, जो संस्कृत मराठी भाषाओं में है। शिलालेख का मतलब क्या होता है? शिला का मतलब, सुनेगा, शिलालेख कोई पत्थर हो गया, उस पर कोई बातें काट कर लिख दी गई हो, जो लेख में वो जो भाषा, जो बात लिखी गई है ना, वो नागरी लिपि में है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, सुनिएगा ध्यान से, इसकी लिपि नागरी है, हाँ, परंतु देवे आगर रत्नागिरी जिला, सुनिएगा, देवे आगर रत्नागिरी जिला ताम्रपट्ट, ताम्रपट्ट का मतलब मैंने बताया था ना शुरू में, तांबा का बर्तन होता है, सुनिएगा, ताम्रपट्ट पूर्णतः मराठी में है। इसे मराठी का आद्य लेख माना जाता है। आद्य लेख का मतलब होता है बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुराना लेख माना जाता है। नागरी लिपि में लिखा गया यह ताम्रपट्ट 1060 ईस्वी का है। बाप रे बाप, 1060 ईस्वी का है। देखिएगा, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ गोमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है। याद रखिएगा, गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ खड़ा है? कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान है, वहीं पर गोमटेश्वर का एक विशाल पुतला खड़ा है। याद रखिएगा, इस स्थान से विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख मिले हैं। यह है श्री गंगराजे सुताले कर, वाह वाह वाह, एक लेख है सर, यहाँ पे लिखा गया, पढ़ लीजिए। ये जो लिखा गया है ना, उस लेख पर
वो क्या लिखा गया है, श्री गंगराजे सुताले करवियले करवियले, श्री गंगाराज ने परकोटा बनवाया। यानी परकोटा का मतलब क्या होता है सर? परकोटा का मतलब होता है ऊंची ऊंची दीवारें। परकोटा का मतलब होता है ऊंची ऊंची दीवारें। सुनिएगा, एक अन्य नागरी लेख में लिखा है श्री चाउंडराजे करवियले। ये लेख दक्षिण शैली की नागरी लिपि में है, अर्थात ये भी जो लिखा गया है ना, ये भी किस लिपि में लिखा गया है? नागरी लिपि में ही लिखा गया है। लेकिन कौन सी शैली है? तो दक्षिणी शैली है, यानी दक्षिणी भारत की शैली है। आगे देखिएगा, देवगिरी के यादव राजाओं के नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। यादव राजा रामचंद्र 13वीं सदी के ताम्रपत्र में ए और ओ की मात्राएं जो है वो अक्षर की बाईं ओर है। कल्याण के पश्चिमी चालुक्य नरेशों के लेख भी नागरी लिपि में है। अर्थात उस समय से हम क्या देख रहे हैं? एक ही चीज देख रहे हैं, खाली बस नाम आ रहा है, ये राजा इनके जो लेख मिले हैं, देखिए ये बात लिखा गया है उन पर, ये बात लिखा गया है, सब के सब नागरी लिपि में लिखे गए हैं। बस यही बताना चाहते हैं कि देखिए ये जो नागरी लिपि कितनी पुरानी है, कितनी प्राचीन है। आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा, आगे लिखा है बाबू, उड़ीसा कलिंग प्रदेश। सुनिएगा, उड़ीसा में ब्राह्मी की एक विशेष शैली कलिंग लिपि का अस्तित्व था, परंतु गंग वंश के कुछ शासकों के लेख नागरी लिपि में भी मिलते हैं। नागरी लिपि के लेख न केवल पश्चिम तथा पूर्व भारत से बल्कि सुदूर दक्षिण, सुदूर माने दूर, सुनिएगा, दक्षिण भारत से भी मिले हैं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से राजा वरगुण के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से राजा वरगुण के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं। प्रथम ताम्रपत्र तमिल से शुरू होता है। जो प्रथम ताम्रपत्र है ना, जो तांबा का जो बर्तन है या फिर तांबा का जो भी है जिस पे लिखा गया है उस पर, वो किसमें? तमिल से शुरू होता है। परंतु इसकी दूसरी ओर से नागरी लिपि संस्कृत भाषा में का लेख शुरू होता है। यह ईसा की 9वीं सदी का है। अब ये 9वीं सदी में मिला है। आगे देखिएगा, उत्तर भारत में पहल गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। याद रखिए, उत्तर भारत में सबसे पहल गुर्जर प्रतिहार के राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। अनेक विद्वानों का मत है कि ये गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध। 8वीं सदी के पूर्वार्ध का मतलब सन 700 से लेकर के 750 के बीच में। सुनिएगा ध्यान, पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कनौज पर अधिकार कर लिया था। अब ये अवंती प्रदेश से घबराइएगा मत, मध्य प्रदेश का नाम सुने, मध्य प्रदेश जो महाराष्ट्र के पड़ता है ना, उधरी का क्षेत्र है। सुनिएगा, मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज 840 से 881 ईस्वी की ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि यानी संस्कृत भाषा में है। यानी कि जो ग्वालियर प्रशस्ति है ना, ये संस्कृत भाषा यानी कि कहीं ना कहीं नागरी लिपि में ही लिखा गया है। अरे मिहिर भोज की ये जो ग्वालियर, अब ये ग्वालियर प्रशस्ति क्या है? यानी कि एक लिखा गया एक लेख है, ठीक है, वो भी किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। आगे देखिए, धारा नगरी की परमार शासक भोज अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। विद्या अनुराग का मतलब होता है विद्या से प्रेम, शिक्षा से प्रेम। आगे देखिए, जिस तरह से आप लोग करते हैं हमें पता है। आगे देखिए, परंतु इस शासक के बहुत कम अभिलेख मिले हैं। इस राजा के बंसवाड़ा, सुनिएगा, बंसवाड़ा और बेतमा दान पत्र क्रमशः कोंकण विजय तथा कोंकण विजय पर्व के अवसरों पर दिए गए थे। बेतमा इंदौर के समीप है, ये एक जगह का नाम है, बेतमा इंदौर के समीप दान पत्र 1020 ईस्वी का है। वाह भाई वाह, यानी कहने का ये जितने भी जो दान पत्र मिल रहे हैं या फिर जो लेख मिल रहे हैं ना, सब के सब नागरी लिपि में है। देखते रहिए, हमने उन्हीं आरंभिक नागरी लेखों की, अब ये पूरा पाठ का एक दे रहे हैं तो सुनिएगा ध्यान से, हमने उन्हीं आरंभिक नागरी लेखों की संक्षिप्त चर्चा की है जो देश के विभिन्न भागों से मिले हैं। 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को देवनागरी लिपि इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। यानी कि 12वीं सदी के बाद पूरी तरह से उत्तर भारत में जितने भी हिंदू शासक हुए थे वे देवनागरी लिपि का प्रयोग करना चालू कर दिए थे। हमने यह भी देखा कि कुछ इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लेख अंकित किए हैं। तो यहीं पे पाठ क्या हो जाता है सर? खत्म हो जाता है। मिला जोकर देखिए, पाठ में ज्यादा कुछ बातें नहीं है,
केवल इतना ही बात बताया गया कि देखिए नागरी जो लिपि है वो कितनी प्राचीन है, कितनी पुरानी है, कब से इसका प्रयोग किया जा रहा है, इनके प्रमाण मिले हैं, सबूत मिले हैं कि देखिए ये नागरी लिपि देखिए कब से 8वीं सदी, 9वीं सदी, 10वीं सदी, 11वीं सदी, 12वीं सदी, हर एक सदी में देखने को मिला गया है और हर एक क्षेत्र में देखने को मिला है। दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पूरे भारत में सार्वदेशिक लिपि है, यानी कि पूरे देश की लिपि है। जो भी है पूरा का पूरा पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।